तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से लेके जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो सी शार्प में जो भी एरर आती है वो दो तरह की एरर होती हैं। एक होती है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर मतलब कि आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, या फिर कोई फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, या फिर कोई फंक्शन है ही नहीं क्लास में, आपने फिर भी उस मेथड को कॉल कर लिया। इस तरह की एरर को कंपाइल टाइम कहते हैं कि मतलब कंपाइल करते टाइम पे ही आपको पता चल जाएगी कि ये एरर है। या फिर जैसे कि आपने सेम नाम से दो मेथड बना लिए, ये भी कंपाइल टाइम एरर है। तो कंपाइल टाइम एरर को सॉल्व करना इज वेरी इजी। क्यों वेरी इजी, अभी देखते हैं। क्योंकि आपको बिना सॉल्व किए वो आगे नहीं बढ़ने देगा। कि जैसे यहाँ पे मान लो इसी पेज पे आपको एरर आई है, आपने टू सम की जगह ये कॉल कर लिया obtsc डॉट थ्री सम, आपको लगा क्या था, थ्री सम प्रॉब्लम भी आपने कोड किया हुआ है, आपको ऐसा लगा। लेकिन ये तो आपने किया ही नहीं है, तो कंपाइल टाइम एरर हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि बिना इसको सॉल्व किए आपको एप्लीकेशन ही रन नहीं करने देगा। ये देखो, बोल रहा है देयर वर बिल्ड एरर्स। तो सबको आपको बेसिकली ये मजबूरी हो जाएगी कि इसको सॉल्व करो, इसको हटाओ और अपना टू सम प्रॉब्लम को लिखो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मेथड है सही है या फिर स्पेलिंग गलत है तो उसे करेक्ट करो एंड देन आगे बढ़ो। लेकिन एक दूसरी तरह की एरर होती है जिसे रन टाइम एरर या फिर एक्सेप्शन कहते हैं। और रन टाइम एरर ये थोड़ी खतरनाक होती हैं। कैसे खतरनाक होती हैं, ये कंपाइल टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि एरर आ गई। जब आप रन कर दोगे, कहीं आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी सर्वर पे और एकदम से कोई यूजर आके कुछ बटन वटन प्रेस कर देगा और आपकी वेबसाइट फट जाएगी, कुछ अजीब सा आ जाएगा आपकी वेबसाइट पे। तो ऐसी एरर को रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं कि ये अ, हमें कंपाइल टाइम पे पता नहीं चला और रन टाइम पे आ गई। और इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है मुश्किल, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कौन सा एरर आएगी। क्योंकि अगर पता होता तो आप क्यों आने देते ना। अगर आपको पता होता कि भाई ये, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखा होता कि आपको पता होता है कि ये यार बाद में जाके इसमें कहीं एरर आ जाएगी, अगर ये पता होता तो आप क्यों लिखे रहने देते उसे, आप उसे सॉल्व ही कर लेते। तो रन टाइम एक्सेप्शन वो होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती। आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें कितनी एक्सेप्शन होंगी आपको पता ही नहीं होंगी। लेकिन जब आप रन करोगे एप्लीकेशन, कहीं सर्वर पे होस्ट करोगे, हो सकता है आज, हो सकता है कल, हो सकता है एक महीने बाद कुछ ऐसा कोड आ जाए और वो कोड जैसे ही यूजर कुछ बटन प्रेस करे या कोई टैब दबाए या कुछ भी करे, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। तो ऐसी एक्सेप्शन एक तो बहुत खतरनाक होती हैं, एक यूजर पे नेगेटिव इंप्रेशन डालती हैं कि यार मेरे तो वेबसाइट ही क्रैश हो गई, ये क्या हो गया। और तीसरा, आपके कंट्रोल में नहीं होती कि आप उन्हें सॉल्व कर लो। तो जिस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, जिस चीज को उस टाइम पे ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं कर सकते, उस चीज को हैंडल करना पड़ता है। हैंडल करने का मतलब प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। कि कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आपकी एक्सेप्शन आई, फटा, कुछ क्रैश हुआ, यूजर ने आपको नेगेटिव नजर से देखा कि यार काम सही नहीं कर पा रहे हमारा, इसकी बजाय आप पहले ही उसको हैंडल कर लो। जहां पे आपको हल्का सा भी शक हो कि भाई इस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है, उसको हैंडल कर लो विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच। फिर ऑन द स्पॉट आपको पता नहीं चलेगा कि एरर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो क्योंकि आपने ट्राई एंड कैच लिखा होगा, तो वो आपकी एरर हैंडल हो जाएगी और कभी भी आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। ये थी हमारी थ्योरी। ट्राई कैच अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आया नहीं होगा कि क्या होता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है सर। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। कंपाइल टाइम मैंने बता दी, अगर सेम नाम से दो वेरिएबल ले लोगे या दो मेथड ले लोगे तो भी कंपाइल टाइम। कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो भी कंपाइल टाइम। वो तो रोक लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे अब यहाँ पे हम फिलहाल के लिए। वो तो वो तो सर वहीं पे एरर दे देगी ना, कंपाइल टाइम पे एरर पे वो कंपाइल ही नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट, कंपाइल टाइम मान लो ना वो इंट
करेक्ट, इंट की जगह मैंने int2 लिख दिया गलती से, या फिर ऐसे कुछ गलती से कुछ टाइप हो गया और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो वो तो यहीं पे एरर दे देगा कि भाई ये गलत लिखा है तूने। जी जी। लेकिन रन टाइम कैसे होती है ये देखना है कि रन टाइम को कैसे हैंडल करते हैं। पहले तो एक एक्सेप्शन देखते हैं रन टाइम की। एक टेस्ट मेथड बना लेते हैं। अच्छा, ये केसिंग का भी एक थोड़ा सा अभी मेरे ध्यान में आ गया, तो यहीं पे बता देता हूँ, बाद में अलग क्लास लेने की जगह। देखो, नो जनरली ना हमें हर चीज को एक केस देना पड़ता है, एक लिखने का तरीका होता है। ये नहीं कि आज आपने मेथड छोटे लेटर में लिख दिया, कल बड़े लेटर में लिख दिया। पूरी एप्लीकेशन में आपको एक केस मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो केस क्या होता है? हालांकि हर कंपनी का अलग अपना रूल होता है, लेकिन जो जेनरिक केसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर आप क्लास का नाम लोगे तो इसे बोलते हैं पास्कल केसिंग। पास्कल केसिंग में रखना है। पास्कल केसिंग का मतलब क्या होता है? हर हर एक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे श्रीकांत पांडे, ये पास्कल केसिंग है। जैसे आई एम आई एम द गुड टीचर, ऐसे करके। तो हर एक लेटर का, हर एक शब्द का, हर एक पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में। इसे पास्कल केसिंग कहते हैं। अब मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल वगैरह लोगे आप, मान लो इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट रिजल्ट करके, या फिर एक और वेरिएबल लिया इंट टू सम रिजल्ट, ये। तो इसके अंदर जो वेरिएबल लेते हैं इसे हम जनरली कैमल केसिंग यूज करते हैं। इसे जो क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल जो हैं, मेथड स्पेसिफिक लोकल वेरिएबल, ये कैमल केसिंग में रहेंगे। कैमल केसिंग क्या होता है? जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट क्या होता है, नीचे से झुका हुआ, फिर पीठ ऊंची होती है। तो श्रीकांत पांडे सर, तो पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारे जो भी आएंगे उनका पहला पहला कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यस सर, आ रहा सर। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लास नेम। हालांकि डिपेंड करता है, कई बार कंपनी अपने स्टैंडर्ड भी रखती है तो थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं, लेकिन जनरल बता रहा हूं कि 90% केस में यही मिलेगा। मेथड नेम, ये सब, ये लोकल वेरिएबल्स। अच्छा, प्रॉपर्टी नेम भी, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी बेसिकली वेरिएबल ही तो होता है, क्लास टाइप का, एक्सेट्रा। अब जो क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं, ये तो मेथड लेवल का वेरिएबल हो गया। अब क्लास लेवल में मान लो मुझे बनाना है रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल, या फिर कोई दूसरा भी बनाना है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ये मेथड लेवल है, वो क्लास लेवल है, जनरली हम क्लास लेवल पे अंडरस्कोर लगा देते हैं। कोई सा भी वेरिएबल है अंडरस्कोर, तो पता चल जाता है कि ये क्लास लेवल का वेरिएबल है। केसिंग ये रहेगी कैमल केसिंग की, जैसे रिजल्ट मल्टीप्लाई लिखना हो तो केसिंग तो ये रहेगी कैमल, लेकिन कैमल केसिंग के साथ साथ एक अंडरस्कोर लगा देंगे, जिससे कि कहीं पे भी पूरी एप्लीकेशन में यूज करूं, मान लो 50 मेथड होते हैं इसके अंदर, और कहीं पे भी यूज करता तो पता चल जाता है ये एक अंडरस्कोर वाला क्लास लेवल का है और ये मेथड लेवल का। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक ले है, रहा सर। ठीक है। चलो अब करते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि कोई एक्सेप्शन आती है, मान लो सबसे कॉमन एक्सेप्शन होती है डिवाइड बाय जीरो। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वो डॉटनेट में एक एक्सेप्शन मानी गई है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जीरो से डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी इज नथिंग। तो इसीलिए डॉटनेट में इसको एक एक्सेप्शन माना गया है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल इंट आई ले लेते हैं 100, इंट जे ले लिया 0, और इंट रिजल्ट में ले लिया आई डिवाइड बाय 0, और कंसोल डॉट राइट लाइन करके रिजल्ट प्रिंट करा दिया।
अब ये कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, तो यहीं पे हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। मान लो ये मैंने एप्लीकेशन कहीं, ये कोई मान लो एक बटन क्लिक पे लिखा होता है या कोड मैंने, और इंट आई जे ना लिखा होता, कोई भी वैल्यू लेके आ रहा होता, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं गलती से डेनोमिनेटर वो वैल्यू 0 आ जाती, तो मेरा कोड वहीं का वहीं क्रैश हो जाता। दिखाता हूं, पहले सब क्लोज कर देते हैं। देखो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्लोज ऑल बट दिस, तो इससे क्या होगा, बाकी के सारे टैब क्लोज हो जाएंगे, ये बच जाएगा। तो कह रहा है भाई ये सेव नहीं है, सेव तो कर ले। मैं कहा ठीक है, तो बाकी के क्लोज हो गए, वो बच गया। अब प्रोग्राम वाला खोल लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास वाले को कमेंट करते हैं और आज की डेट डालते हैं 4 अप्रैल 2024। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ओबीजे, कुछ भी ले लो नाम, ईएच ले लिया, डिबगर हटा देता हूं अभी, ओबीजे ईएच ले लिया नाम, डॉट टेस्ट मेथड, यहां पे लगाया डिबगर, रन किया इसे, डिबगर हमारा हिट हुआ, एफ, चलो बिना डिबगर के दिखाता हूं पहले कैसे आएगा। सर ये डीबगर लगाओगे ना, एक बार प्लीज, ये डीबगर हमें, मैं जितनी बार लगाता हूँ हाँ हाँ सही तरीके से काम करता नहीं है, तो एक बार डीबगर भी इसी में दिखा दो, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कर रहे हो। हाँ ठीक है, अभी दिखाता हूँ। पहले बिना डिबगर के देखता हूँ कि पहले क्या होगा। जनरली आप ये एप्लीकेशन ऐसे आपको लगेगा, क्योंकि बिल्ड किया आपने तो कोई एरर वैरर तो आई नहीं, तो आपको लगेगा मेरी एप्लीकेशन सही है, आप होस्ट कर दोगे। आप होस्ट कर दोगे तो जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये देखो एरर आ गई। तो जहां पे भी वो कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे तो सीधा ही आएगा क्योंकि सबसे पहले ही कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है। पर मान लो ये कोड किसी बटन क्लिक पे एग्जीक्यूट होना होता, तो उस बटन क्लिक पे ये एरर आ जाती, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती। एरर, एरर मतलब एक्सेप्शन। मैं हमेशा अब एक्सेप्शन वर्ड यूज करूंगा, जो रन टाइम एरर होंगी उसको एक्सेप्शन बोलूंगा, कंपाइलेशन एरर को एरर बोलेंगे, तो एक्सेप्शन आ जाती। मीन्स मैंने एक कोई एप्लीकेशन में एक बटन बनाया हुआ सबमिट, उसके पीछे करेक्ट, कोड लिखा हुआ ये, और वो जैसे करेक्ट, सबमिट प्रेस करूंगा ये कोड रन करेगा, चलेगा नहीं, वो उधर ही क्रैक हो जाएगा। चलेगा नहीं, वो इसी तरह से एप्लीकेशन आपकी ब्रेक हो जाएगी। अगर यहाँ पे करोगे, मतलब लोकल इन्वायरमेंट, ये तो हमारा लोकल इन्वायरमेंट हो गया ना, ये अभी ये प्रोजेक्ट अभी मैंने सर्वर पे कहाँ होस्ट किया है, ये तो हमारे लोकल पे चल रहा है, मतलब हमारे विजुअल स्टूडियो पे चल रहा है, तब तो सीधा ऐसे फट जाएगा कोड। लेकिन अगर ये सर्वर पे होता तो बहुत अजीब सी एरर आ जाती, आईएएस से रिलेटेड इस तरह से एक्सेप्शन थी कि यूजर को समझ में ना आता कि भाई क्या हो गया, कि मेरी एप्लीकेशन ही लग रहा है क्रैश हो गई, लग रहा है इन्होंने ऐसी कोई खराब सा माल पकड़ा दिया मुझे। ऐसे वो समझ लो ना कि गाड़ी चलाते चलाते मान लो आपने ब्रेक पे पैर दबाया और ब्रेक ही टूट गए, तो वही एक्सेप्शन है। तो इसीलिए उसको हैंडल करना पड़ता है। अब हैंडल कैसे करते हैं, ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है कि भाई जिस भी कोड में आपको हल्का सा भी डाउट हो, जहां पे भी आपको हल्का सा भी डाउट हो कि भाई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे ट्राई लिखो और कैच, ये सिंटैक्स यूज करो। ट्राई करके डबल टैप करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा ये उस ट्राई कैच का सिंटैक्स है। आपको अपना कोड, जो भी प्रॉब्लमेटिक, जो आपको लगता है इसमें प्रॉब्लम आएगी, उसे ट्राई के अंदर लिखना है। इस कोड में आपको लगता है प्रॉब्लम आएगी तो इसे ट्राई के अंदर लिख दिया। अब जब एक्सेप्शन आए, तो एक्सेप्शन तो आएगी, उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि रोक सकते होते तो पहले ही रोक चुके होते, तो आप मतलब परफेक्ट हो आप, इसका मतलब। और कोई भी कोडर परफेक्ट होता नहीं है, तो गलतियां तो होती हैं, एक्सेप्शन तो आती ही हैं, बट हम एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करेंगे, बल्कि एक जेनरिक मैसेज दिखा देंगे यूजर को। क्या? एन एक्सेप्शन occurred in the application
प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कई बार देखा होगा आपने, जेनरिक वेबसाइट में भी लिखा होता है कि प्लीज कॉन्टैक्ट योर डेली देखते सिस्टम हैं सर। एडमिनिस्ट्रेटर, और या फिर ये लिखा होता है कि आवर वेबसाइट इज डाउन, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और प्लीज कॉन्टैक्ट वेबसाइट ओनर, ऐसे करके ना। तो वो यही होता है कि एक्सेप्शन कोई आ गई होती है, उसे हैंडल करने के लिए ये कहता है। अब देखो, एप्लीकेशन मैंने रन की, वो बटन दबा होगा, तो ये एक्सेप्शन आ गई। मतलब अब मुझे लग रहा है कि चलो मेरी एप्लीकेशन जो चल रही है, क्रैश तो नहीं हुआ, मान लो और काम किया होता तो बाकी सारे काम तो सही चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है या एक पर्टिकुलर बटन पे प्रॉब्लम है, चलो ये तो मैं सिस्टम एडमिन से बात कर लेता हूँ, वो सही कर देगा। समझ रहे हो? अब यूजर का माइंडसेट ये होगा। और अगर पूरा ही क्रैश हो जाता तो उसे लगता अबे क्या कर दिया मैंने, एक बटन दबा के पूरी एप्लीकेशन ही क्रैश कर दी, क्योंकि यूजर को क्या पता कोडिंग कैसे होती है। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर। करेक्ट। और अगर इसे, ये होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, जहां पे आपको जेनरिक मैसेज दिखाना होता है। अगर यहीं पे कोमा लगा के EX, जो ये एक्सेप्शन का क्या होता है, एक्सेप्शन आती है यहाँ पे कैच हो जाती है वो एक्सेप्शन, तो EX सीधा यहाँ पे लिख दोगे तो देखो क्या दिखाएगा ये। क्या हुआ, बिल्ड नहीं हुआ क्या? अच्छा, डायरेक्टली EX से नहीं दिखाता। EX जो ये क्या है, EX बेसिकली एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे आपको मान लो डेवलपर को बताना है कि भाई ये एक्सेप्शन है, तो आप EX डॉट मैसेज करके उसको बता भी सकते हो एग्जैक्टली क्या एक्सेप्शन आई है। देखा, एन एक्सेप्शन अकर्ड इन द एप्लीकेशन, प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अटेम्प्टेड टू जीरो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, कि भाई ये वाली डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आई है। ये डेवलपर को ये जेनरिक ये भी बता देते हैं, यूजर को नहीं बताते, क्योंकि यूजर को क्या लेना देना कि भाई अटेम्प्टेड बाय जीरो आई है या कोई दूसरी एरर आई है, ये तो कोड से रिलेटेड है ना। तो जब आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में होते हो या टेस्टिंग इन्वायरमेंट में होते हो तो डिटेल्ड एरर दिखाते हो, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में खाली जेनरिक मैसेज दिखाते हो। तो सर जब हम यहाँ पे इसमें प्लस में मतलब ये लिखेंगे EX डॉट मैसेज, तब ये करेक्ट, उसको एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाएगा, राइट? और करेक्ट, जो भी यूजर इस को फिर मैसेज भी में वही आएगा वो दिखाएगा, दिखा देगा। और यूजर को फिर भी यही दिखाएगा ना, एन एक्सेप्शन ऑकर्ड इन एप्लीकेशन, प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम नहीं 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 एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं, यूजर को दिखाने का मतलब कि, ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका कोड जो होता है ना, जेनरिक जो कोड होता है, कैसे होता है आपका दिखाता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले आप डेवलपमेंट करते हो अपने लोकल इन्वायरमेंट पे, लोकल मतलब अपने विजुअल स्टूडियो पे डेवलपमेंट करोगे। फिर जब आपने कोड अपना कर लिया पूरा, उसे डेव इन्वायरमेंट पे भेजते हो। कई बार ये दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन मान लो कि डेव इन्वायरमेंट पे भेजते हो कि आप डेवलपर अपनी टेस्टिंग वगैरह करेंगे इस पे, उस इन्वायरमेंट पे, कि मैंने एक फंक्शनैलिटी बना दी, यहाँ पे टेस्टिंग होगी। जब टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट में भेजते हो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद कोड UAT इन्वायरमेंट पे जाता है, तो जो बिजनेस यूजर होते हैं वो टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद कई सारे कंपनीज में स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्री प्रोड इन्वायरमेंट। अगर प्रोडक्शन पे भी कोई एरर आता है तो सबसे पहले स्टेजिंग में चेक चेक होता है कि भाई ये सही चल रहा है, अगर यहाँ पे सही चल रहा है तो प्रोडक्शन में क्या दिक्कत है। उसके बाद लास्ट में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है। तो आपका कोड ये नहीं होता कि सीधा काम किया और यूजर को भेज दिया। आपका कोड इतनी इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मतलब इतनी अलग अलग मशीनों पे चल रहा होगा, इतने अलग अलग सर्वर पे। तो पहले कोड करोगे लोकल पे, विजुअल स्टूडियो पे, उसे एक डेव सर्वर पे भेजोगे, फिर टेस्ट पे भेजोगे, फिर UAT पे, फिर स्टेजिंग पे, और फिर प्रोड पे। तो वो मैं क्या कह रहा हूं कि इस इवन इस इन्वायरमेंट तक खाली
आपको कि आप डेवलपर को बताओगे तो इस इन्वायरमेंट तक जो आप चाहो तो डिटेल्ड मैसेज दिखा सकते हो, लेकिन जब आपको कोड आगे के इन्वायरमेंट में भेजना होगा तो ये डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है, आप छुपा सकते हो डिटेल, आप खाली एक जेनरिक दिखा दो। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। ये बात समझ में आई कि कैसे कंपनीज में कैसे काम होता है? जी सर। यस सर, ये तो पता है मुझे, हमारे ऐसा ही होता हाँ है। तो अनिल, तुम्हारे में कितने इन्वायरमेंट हैं? ये सारे हैं, इनमें से कुछ सेम कम है? सेम। इस हमारे सबसे पहले डेवलपमेंट, देन यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, उसके बाद स्टेजिंग कुछ कुछ एप्लीकेशन के लिए है, बट स्टारलिंक्स के लिए नहीं है। सिर्फ डेव, यूएटी एंड प्रोडक्शन स्टारलिंक्स के लिए है, जो हमारा ठीक लिंक्स है। बाकी ठीक है ठीक है। D365 के लिए सारे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तो मतलब वो ERP डिपेंड करता है कि किस कभी कभी कंपनी को लगता है कि यार इतने सारे मतलब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बीच में से एक आधा इन्वायरमेंट कम कर सकते हैं, बट जैसे डेव टेस्ट और एक प्रोडक्शन तो रहेगा ही रहेगा। कौन सा 25 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं सर। करेक्ट। और एक और प्रॉपर्टी है जो है स्टैक ट्रेस। मैसेज क्या बताता है कि भाई क्या जेनरिक मैसेज है, क्या एरर है, और स्टैक ट्रेस क्या बताएगा कि भाई कौन सी लाइन पे कौन से मेथड की कौन सी क्लास में एरर है, पूरा ट्रेस दिखा देगा। डिटेल्ड। हाँ डिटेल देखो, डिवाइड अटेम्प्टेड डिवाइड बाय जीरो आ गया, एट क्या बताया इसने, आईटी एक्सपर्ट सारा का भाई ये एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम की क्लास है, उसका टेस्ट मेथड नाम का वो है, मेथड है, और उसके भी लाइन नंबर 18 पे एरर है। एग्जैक्टली एरर बता दी इसने, लाइन नंबर 18 चेक कर लो अपनी। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, लाइन नंबर 18 पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ डिवाइड बाय किया हुआ है। तो जब कोडर इतना बता दोगे डेव वाले बंदे को, तो अब ये इतना तो वो देख ही लेगा कि अच्छा इस एरर पे है तो क्या दिक्कत हुई होगी, चेक करेगा आई में क्या चल रहा है, जे में क्या कर रहा है, ओ हो सकता है कहीं से जीरो वैल्यू आ रही है। अभी तो मैंने हार्ड कोड वैल्यू दे दी, बट मान लो ये हो रहा होगा टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय बोनस या कुछ भी समथिंग, तो बोनस कहीं किसी का जीरो पर आ गया, तो कहेगा ओ मतलब यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा कि जब भी जीरो आए तो जे की वैल्यू 1 हो जाए। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, फिर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा इफ करके, इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वैल्यू इक्वल टू जीरो देन जे इक्वल टू 1 एल्स जे इक्वल टू वैल्यू, कुछ इस तरह से अपडेट करूंगा। एक जेनरिक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, तो ये तो लॉजिक बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है। अब कभी भी देखो, यहां पे एक्सेप्शन, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आ जाती है उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। इस लाइन पे आ गई तो कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके नीचे कितना भी लिख दूं कोड। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ जैसे पूछो। अभी सपोज है कि लिंक्स के अंदर ही कोई मतलब नया फीचर ऐड करना है, तो ठीक है। अब वो जो कोडिंग पीछे लिखेगा बंदा, ठीक है, वो हाँ क्या, हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग हर स्टेप पे लिखता है क्या, या फिर उसको खुद एनालिसिस करता है कि नहीं मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इतनी लाइन में, तो मैं यहाँ पे रखूँ एक्सेप्शन नहीं, हैंडलिंग। हर एक कोड पे नहीं लिखते, जैसे कोड भी ऐसा, अभी तो हमने एक मेथड बनाया है, अभी जब आप प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट में बताऊंगा एमबीसी में करवाऊंगा, तो उसकी बेसिकली प्रोजेक्ट में भी लेयर होती है, एक प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, फिर डाटा डाटा एक्सेस लेयर, इस तरह से। तो वहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस लेयर पे एक्सेप्शन हैंडल करनी है। तो जनरली आप जितनी जाती ये इसको, क्योंकि लिखने में कोई घाटा नहीं है, तो जहां पे आपको डाउट होगा हल्का सा भी, आप डाटा एक्सेस लेयर में भी हैंडल कर सकते हो, बिजनेस लेयर में भी और प्रेजेंटेशन लेयर में भी। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट किस तरह का है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। कई जगह ऐसा होगा कि आपको सिर्फ डाटाबेस लेयर पे करना होगा, और मे भी प्रेजेंटेशन लेयर पे, बिजनेस में आपको जरूरत नहीं है हैंडल करने की। आपने बिजनेस पे, अभी आगे समझ बताऊंगा कि आपने बिजनेस पे जो एरर आई उसे थ्रो कर दिया। जैसे जैसे इस समझ लो इस मेथड के अंदर, चलो एक चीज समझा देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। समझो इस मेथड के अंदर 3 मेथड और कॉल हो रहे होते, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल हो सकता है ना, होता तो है, जैसे यहाँ पे कॉल किया है वैसे से यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। समझो इस मेथड के अंदर 3 मेथड कॉल हो रहे होते,
ठीक है। अब आपको सोचना है कि भाई अगर इस मेथड में एक्सेप्शन आ जाए तो क्या मैं इसी मेथड में हैंडल करके वहां पे काम कर लूं, या मैं किसी में भी एक्सेप्शन आए आने देता हूं। इन मेथड के अंदर से एक्सेप्शन आएगी तो कुछ नहीं करूंगा, वो एक्सेप्शन क्योंकि वापस यहां पे आएगी, और जब यहां पे आएगी तो यहां पे हैंडल कर लूंगा। तो मुझे ये 3 जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही जगह कर लूंगा। मीन्स डेवलपर हैव टू फोकस ऑन इट, लाइक करेक्ट, डेवलपर को पता होता है कि मेरे को कहाँ पे लगाना है, कहाँ से मेरे को आउटपुट मिल जाएगा अगर आएगा भी तो। करेक्ट, करेक्ट। कहाँ से मुझे मिल जाएगा ये डेवलपर को पता होना चाहिए। और पता कैसे होगा? जब आप कोड करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि मतलब अगर वर्स्ट केस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हर जगह कर दो हैंडलिंग, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ना हैंडलिंग करने से बढ़िया हैंडलिंग करना है। एक्सेप्शन ना हैंडलिंग करने की से बढ़िया एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है। कि अगर आपने हर जगह भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो एडिशनल कोड लिख दिया, कोड रिपीटिशन हो गया, बट कहीं मिस कर दिया और एक्सेप्शन आ गई, वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ठीक है, समझ गया सर। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा था कि जहां पे एक्सेप्शन आती है उस लाइन के नीचे का कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्राई के अंदर का उस लाइन के नीचे का कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ओ बल्ले बल्ले भी लिख दिया, अब रन किया तो ना ओ बल्ले बल्ले आया ना उसके ऊपर वाला आया। पर कई बार क्या होता है भाई, कुछ कोड तो मुझे एग्जीक्यूट कराने ही कराने होते हैं, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। जैसे मान लो मैं डाटाबेस से कोई ऑपरेशन कर रहा हूं, तो मैं जनरली क्या होता है, डाटाबेस से ऑपरेशन करने के लिए मुझे डाटाबेस का एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, उस कनेक्शन को ओपन करते हैं, फिर अपना कोई भी काम परफॉर्म करते हैं और फिर कनेक्शन को बंद करते हैं। अब आप सोचो, आपने कनेक्शन ओपन किया और आप जो काम कर रहे थे उसमें एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गई। अब एक्सेप्शन आ गई तो नीचे आपने कनेक्शन को यहां कहीं क्लोज करा रखा होगा, लेकिन अगर एक्सेप्शन उसके ऊपर आ गई तो आपका कनेक्शन क्लोज हुआ ही नहीं, कनेक्शन ओपन रह गया। और ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस की कनेक्शन को ओपन रखना। वो आपके लिए हैकिंग के पर्सपेक्टिव से भी और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी, कोड पर्सपेक्टिव से भी नेगेटिव सिनेरियो है। तो आप ऐसे केस में क्या करो कि भाई कोई कोड तो ऐसा होगा कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, वो तो मुझे एग्जीक्यूट करना ही करना है। तनुश्री बताओ उसके लिए क्या होता है? तनुश्री मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताओ, जो कोड मुझे 100% एग्जीक्यूट कराना है उसको किसमें लिखते हैं? सर कैच में। कैच में थोड़ा ना, कैच में तो एक्सेप्शन आती है। फाइनली फाइनली पढ़ाया था ना आपको मैंने, यस सर। याद है तनुश्री या भूल गए? हाँ, तो फाइनली में सर लिखते हैं। रिवीजन नहीं किया था। हाँ कोई बात नहीं, अब तुम्हारा रिवाइज हो जा रहा है, तो उसे यहां पे लिखेंगे फाइनली में। क्या लिखेंगे? दिस कोड विल, अभी तो ये लिख दे रहा हूं, वहां पे आपको जो काम करना होगा वो करोगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन, कि भाई एक्सेप्शन आए या ना आए ये कोड तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। अब चलाते हैं। ये देखो, एक्सेप्शन आ गई तो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लो एक्सेप्शन ना आती, 0 की जगह 10 कर देते हैं, एक्सेप्शन नहीं आएगी। एक्सेप्शन नहीं आई तब भी तो भी एक कोड एग्जीक्यूट हो गया। आवाज कट रही है। आ रही है मेरी आवाज? बाकी सबको भी कट रही है या आ रही है? आ रही है सर। अच्छा ठीक है, जहां पे कटे वहां पे बता देना, मैं दोबारा बोल दूंगा। तो देखो, अब आ रही है सर, अगर अब आ रही है। ठीक है ओके। तो अगर 0 था तो भी वो फाइनली एग्जीक्यूट हुआ था, अब मैंने 0 की जगह 10 कर दिया यहाँ पे, अब डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन नहीं आएगी, सिर्फ ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा और फाइनली भी चलेगा। तो ये भी हुआ, ये भी हुआ और फाइनली भी हुआ। तो फाइनली एक ऐसा कोड है जिसमें चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो करना ही करना है तो वहां पे फाइनली कोड यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर, ठीक है। ठीक है। अब सर एक आप बार चाहो तो रिपीट कर दो।
ठीक है, वो आवाज मैं क्या कट कह गई थी तो मैं सुन नहीं पाया। हाँ कोई बात नहीं, मैं कह रहा था कि फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है, अगर कोई क्योंकि आपको पता है कि एक्सेप्शन जब आ जाती है तो उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ एक पर्टिकुलर कोड है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है, मैंडेटरी है। तो ऐसा कोड जिसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, उसके लिए हम फाइनली यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, लिख लेता हूं, यहीं पे लिख देता नीचे। क्वेश्चन क्या है? कैन वी यूज ट्राई ओनली विदाउट कैच और फाइनली? क्या खाली ट्राई लिख सकते हैं कि कैच वैच ना लिखें, खाली ट्राई लिख लें? बताओ, इज इट पॉसिबल? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्राई सर रन तो कर ही जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से कैच लिखना जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्शन को फिर कैसे हम पिक करेंगे। करेक्ट, नहीं तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि नहीं, रन भी नहीं करने दूंगा मैं, कि तुम ट्राई का मतलब उसी है का ना कि भाई पार्ट मैं, है। हाँ ट्राई का मतलब है कि भाई एग्जीक्यूट कर, ये कोशिश कर इसको एग्जीक्यूट करने की। अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो या तो क्या कर, तो तू कह रहा है ट्राई तो कर रहा है लेकिन कुछ उसके बाद को बता ही नहीं रहा क्या करना है, तो मैं करूं या ना करूं? मतलब इट्स अ कंफ्यूजिंग थिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि यार ट्राई बिना कैच या बिना फाइनली के एग्जीक्यूट हो सकता है, तो आंसर है नहीं, बिल्ड एरर, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ये देखो आ गई, एक्सपेक्टेड कैच और फाइनली। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके साथ कैच हो, फाइनली भी अगर आप लगा दोगे खाली बिना कैच के तो भी एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो भी काम चल सकता है। तो या तो उसके साथ कैच या फिर फाइनली या फिर दोनों होने जरूरी हैं, ट्राई अकेले काम नहीं करता। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है सर। आप बताओ पारस। क्या कह रहे हैं सर? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, अब कई बार हमें अपने कोड में अपने आप एक्सेप्शन को फेंकने, थ्रो कराने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो इस मेथड में मैंने एक इंटीजर ले रखा है, कुछ भी नाम दे दो। अब मैं कह रहा हूं अगर मुझे इसमें जो पैरामीटर लेना है ना, वो 10 से ज्यादा बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर वैल्यू, हाँ वैल्यू 1 लेस देन 10 आया तो इसका मतलब गलत, ये भाई गलत दे दी वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक्सेप्शन फैक अपने आप से फेंक भी सकता हूं एक्सेप्शन। थ्रो न्यू एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन? आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन फेंक दी मैंने। इसे पैरामीटर भी बोलते हैं और आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर का मतलब है एक ही बात। तो इसका हो गया आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। वैल्यू इज लेस देन, तो कई बार आपको एक्सेप्शन आती नहीं है अपने आप, पर आपको थ्रो करानी पड़ती है, कि जिससे आप यूजर को बता सको कि भाई तूने गलत दे दी वैल्यू, तुझे ग्रेटर देन 10 देनी थी पर तूने स्मॉलर देन 10 वैल्यू दे दी। अब ऐसे केस में, जैसे यहां पे मैंने 5 दे दी वैल्यू, ऐसे केस में हम थ्रो का यूज करते हैं। थ्रो, न्यू, और फिर जो भी एक्सेप्शन है, बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्सेप्शन होती हैं, जैसे डिवाइड बाय जीरो हो गई, आर्गुमेंट एक्सेप्शन हो गई, नल एक्सेप्शन हो गई, ऐसी बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं। सारी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जब आप करोगे काम, तो जिस तरह की होगी ऑटोमेटिकली आप जब एक्सेप्शन यहाँ पे टाइप करोगे तो अलग अलग तरह की एक्सेप्शन अपने आप ही दिखने लग जाएंगी आपको। जैसे एक्सेस वायोलेशन एक्सेप्शन है, एग्रीगेट है, ये है। आप अपने अकॉर्डिंग जोन सी भी आपको लगे वो थ्रो करा सकते हो। गलत भी करा दोगे तो भी एक्सेप्शन तो थ्रो होगी, तो भी कैश तो होगा। इट जस्ट कि आपने करेक्ट एक्सेप्शन थ्रो नहीं कराई। बट कोशिश करो कि जो जो इशू है वही उसी तरह की एक्सेप्शन थ्रो कराओ। जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की गलती थी तो मैंने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन थ्रो कराई।
तो ये देखो क्या आ गया, तो इसने ये बता दिया ना कोड के बारे में। मैंने ex.message, अच्छा ये आ गया ना, वैल्यू इज लेस देन 10, लेस देन 100, लेस देन 100 लिख दिया मैंने, 10 होना चाहिए। तो जो भी मैसेज मैंने दिया है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया और स्टैक ट्रेस प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम एक्सेप्शन को थ्रो भी करा सकते हैं। किसी को डाउट या क्वेश्चन इसमें कि थ्रो कैसे कराते हैं? ठीक है सर, एक चीज पता चली आज। ठीक है, अब एक्सेप्शन को आप अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे एक्सेप्शन में एक ही मैसेज देना है हमें, हो सकता है हर एक्सेप्शन को आपको अलग अलग तरीके से हैंडल करनी हो, तो आप अलग अलग तरीके के कैच बना सकते हो कि भाई जब आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन हो तो आर्ग्यूमेंट वाला मैसेज दे, या कुछ और काम कर। जब डिवाइड बाय 0 हो तो डिवाइड बाय 0 वाला दे। मान लो यहां पे कुछ और प्रिंट कराना है, कहने का मतलब है कि आप अलग अलग तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारी एक्सेप्शन को एक ही जैसे हैंडल करना है। और नीचे क्या लिख देंगे, दिस इज अ जेनरिक एक्सेप्शन, कि जो मुझे पता है उनको, मुझे मान लो कोई डाटाबेस की एक्सेप्शन आ गई, तो डाटाबेस की एक्सेप्शन आई तो मुझे क्या करना है कि दोबारा से ट्राई करना है। तो यहां पे मैं कोड क्या लिख दूंगा, जैसे रीट्राई डाटाबेस एक्शन, कोई भी कोड हो सकता है ना रिट्राई, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूं। एक मेथड बनाऊंगा, उसमें उस इसी काम को रीट्राई करवा लूंगा अगर डाटाबेस की एक्सेप्शन हुई तो, कि चल एक बार और ट्राई कर ले, हो सकता है कनेक्शन वगैरह में इशू हो, इस तरह से। तो इसलिए मैं एक्सेप्शन को अलग अलग तरीके से भी हैंडल कर सकता हूं। आप देखो जब रन करूंगा तो क्या है, दिस इज आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आर्ग्यूमेंट वाली आ गई। अब मान लो आर्ग्यूमेंट किसी ने सही दिया होता, 50 10 से बड़ा दिया होता, तो तो देखो क्या कैसे कर चलेगा कोड, डिबग करके दिखाता हूं। डिबगर लगा दिया यहाँ पे, अब डिबगर यहाँ पे हिट होगा। अब F11 करूंगा, 11 करूंगा, यहाँ पे आ गया अंदर। इस बार याली एक्सेप्शन तो आएगी नहीं क्योंकि वैल्यू हमारी 50 अब सर बड़ी है। F11 करने, F11 सर हाँ, एक मिनट, F11 करने के बाद आप जैसे इसमें आ गए, अंदर आ गए, तो इसके बाद करेक्ट। नीचे कैसे जा रहे हो आप? वो क्या प्रेस नीचे कर के रहे लिए हो? F10, F10 अगर आपको सेम मेथड में F10 रहना कर है, रहे हो? सेम मेथड में रहना है तो F10, दूसरे मेथड में जाना है तो F11। ओके। ठीक है, तो अब रिजल्ट, अब यहाँ पे, अच्छा अभी तो यहाँ पे भी नहीं आई, कम से कम यहाँ वाली तो लेके आऊं पहले, इसे यहीं पे एडिट कर देता हूं। देखो जे की वैल्यू 100 थी, पर मैंने यहीं पे एडिट करके 0 कर दी। अब एक्सेप्शन आ जाएगी। तो जब यहां पे एक्सेप्शन आई, तो ये देखो, तो इस बार कौन सा वाला कैच आया है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन वाला, और उसने वो वाला मैसेज प्रिंट किया। तो जोन से वाला एक्सेप्शन होगा उसका वाला कैच उसे कैच कर लेगा। पर अगर इंटरव्यू में पूछें कि मेरे ट्राई के साथ 5 कैच लगे हैं, तो बताओ एक्सेप्शन आएगी तो पांचों कॉल होंगे या कोई एक कॉल होगा? तो आंसर क्या है अनिल, आप बताओ। वही कॉल होगा सर जिसमें करेक्ट, एक्सेप्शन आई है। जिस तरह की एक्सेप्शन आई है सिर्फ एक कॉल होगा, पांचों एक नहीं कॉल होंगे। होगा सिर्फ। तो उसमें इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यू एक्चुअली क्या करेगा, ऐसे बना के दे देगा। यहाँ पे तो दिख जा रहा है कि एरर है, वहां पे दिखेगा नहीं क्योंकि कॉपी पेन पे पूछेगा। कहेगा अब बताओ आर्गुमेंट एक्सेप्शन आएगी तो कौन सा वाली एक्सेप्शन कॉल होगी? तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली एक्सेप्शन इन सबका पापा है। जैसे ऑब्जेक्ट सारे डाटा टाइप का पापा होता है या पेरेंट होता है,
वैसे ही ये एक्सेप्शन इन सबकी पेरेंट है। तो जेनरिक एक्सेप्शन को कभी भी ऊपर नहीं लिखना। ऊपर लिखोगे तो ये पेरेंट है, और पेरेंट के पास एक असीम तक शक्ति थी। कौन सी असीम शक्ति है वो? कि वो अपने अंदर अब ये चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स को स्टोर करा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकता है। ये शक्ति थी ना उसके अंदर। यस तो इसीलिए यहां पे इसके पास ये शक्ति आ जाएगी कि भाई कोई सा भी एक्सेप्शन आया यहीं पे कैच कर लेगा। क्योंकि एक्सेप्शन आने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है। तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे कैच कर लेगा, नीचे जाने नहीं देगा। इसीलिए जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन है उन्हें ऊपर लिखना है, जेनरिक एक्सेप्शन को हमेशा नीचे रखना है। क्या ये बात समझ में आई है? कोई डाउट? क्लियर है सर। पारस आप बताओ। क्लियर है सर। ठीक है। अब नेस्टेड ट्राई कैच लास्ट टॉपिक है, घबराना मत। नेस्टेड ट्राई कैच, एक कैच के अंदर दूसरा कैच। सुना है ना? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। तो बताओ कितने तीतर? सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना ये? सुना है सर। ठीक है। तो टोटल 3 तीतर हो जाते हैं ना। तो वैसे ये जी नेस्टेड नेस्टेड ट्राई कैच है। लॉजिक पूरा सेम है कि बस एक कैच के अंदर दूसरा, जैसे एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा दो, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा दो, वैसे ही एक इसके अंदर दूसरा लगा दो, एक ट्राई कैच के अंदर दूसरा भी लगा सकते हो। कि मान लो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर कोड में कोई स्पेसिफिक एरर आनी है, या इस पर्टिकुलर कोड को मुझे एब्सोल्युटली बचाना है, तो वहां पे भी लगा सकते हो। जैसे यहां पे ले लेते हैं, यहां पे भी डिवाइड बाय जीरो लगा देता हूं एरर। k डिवाइड बाय एल, k डिवाइड बाय एल। ठीक है। तो यहां पे भी जीरो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ जाएगी, और यहां पे प्रिंट करा देता हूं। तो अब ये बात बड़े ध्यान से सुनना, अभी डिबग करके दिखाऊंगा, ये बात बड़े ध्यान से देखना। इस पे भी क्या करता हूं, इसे डिवाइड बाय जीरो ही लगता हूं। जेनरिक भी लगा सकते हो लगाना है तो, पर मैं डिवाइड बाय जीरो ही लगा रहा हूं। अब देखो इसे डिबग करता हूं, देखना क्या होगा। एक ट्राई कैच के अंदर दूसरा ट्राई कैच, इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे 2-3 ट्राई कैच बना बना के, तो आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, ट्राई कैच वाला ही। देखो ये ट्राई चला, यहां पे कोई एरर नहीं, 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 सॉरी यहां पे एरर आ गई। अब अंदर वाले ट्राई कैच के अंदर एरर आई है, तो इंटरव्यू पूछेगा क्या नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा? बताओ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? अनिल आप नहीं बताओ, होगा सर, सोच। नहीं होगा सर, क्योंकि वो नहीं उधर ये ही होगा। हाँ आंसर है ये होगा होगा, सर, क्योंकि होगा भाई अपने वाले में आई होगा। है ना एरर, तो अपने वाले में, इसके नीचे का नहीं होगा। जहां पे आई अपने वाले के नीचे नहीं होगा, वो तो बाहर वाला है, तो वहां पे तो होगा। देखो एक्सेप्शन आई, इसने डाल दिया, आप नीचे का कोड एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये मतलब उसको दूसरे ब्लॉक, हमेशा अपने ब्लॉक से मतलब होता है, तो अपने ब्लॉक के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट यहां वाला होगा। अब जो यहां पे अनदर ब्लॉक में होगा। करेक्ट, यहां पे हो गया। लेकिन देखो चल गया, एक बात सुनिए, लेकिन देखो चल गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला कोड मतलब इनर वाले ट्राई कैच के अंदर एरर आती है, तो बाहर वाले ट्राई कैच में तो चलता ही है अपना। लेकिन अगर बाहर वाले में आई, मान लो ये कोड ऊपर लिखा होता, इस बाहर के यहां पे लिखा होता, ठीक है, और यहां पे मैंने 50 की जगह 5 ही पास किया होता, अब देखना क्या होगा। F11 किया,
अब यहीं पे आ जाएगी एक्सेप्शन, और इस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बताओ अब ये वाला ट्राई कैच होगा या एग्जीक्यूट या नहीं होगा? बोलो बोलो। तो बाहर है ना सर? नहीं हाँ होगा। बाहर है। अच्छा ये वाला तो होगा। नहीं नहीं, आंसर है एक नहीं मिनट। होगा, क्योंकि हमें अपने स्कोप देखना है ना भाई। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इसका स्कोप क्या है, इस ट्राई कैच का ये स्कोप क्या वाला है? है, हाँ ये ट्राई के इसका सारा नीचे तक कुछ भी ये नहीं होगा। पूरा नीचे तक का स्कोप है, तो जहां पे हम्म, एक्सेप्शन आई उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पे आई, उसके नीचे का कुछ भी नहीं हुआ, सीधा कैच में आ गया। तो अगर एंस कोस्ट, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे कोड में नेस्टेड ट्राई कैच लगे हुए हैं, और अगर ऊपर बाहर वाले ट्राई कैच में अंदर वाले ट्राई कैच के पहले ही एरर एक्सेप्शन आ गई, तो नीचे वाला कभी कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे के अंदर आ गई तो बाहर वाले को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर कोड बाहर वाले में भी बाद में कोड लिखा होता और बाद में आती, तब तो ऊपर वाले को क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है, वो पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका होता। तब तो इस वाले को वैसे ही फर्क नहीं पड़ना था। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। को ट्राई करना पड़ेगा सर। हाँ मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 2-3 बार, 1-2 बार वीडियो देख के अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतना ही है, और कुछ नहीं है। एक बस छोटी सी बात, लास्ट बात और बता रहा हूं। कई बार क्या होता है ना, हम नेस्टेड ट्राई कैच बना तो लेते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि मेरे मेथड के अंदर 3 मेथड कॉल हो रहे हैं, तो हम क्या, हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उन तीनों मेथड में हमने ट्राई कैच बनाया तो, लेकिन यहां पे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, यहां पे सीधा थ्रो कर देंगे। कि थ्रो, थ्रो का होता है फेंक दिया। जब यहां पे थ्रो करेंगे तो वो कोड बाहर जाएगा, सीधा बाहर। यहीं पे थ्रो कर दिया ना, तो सीधा बाहर जाएगा, और बाहर चेक करेगा कहीं पे कोई कैच करने के लिए बैठा है। अगर बैठा होगा तो वो वाला कैच कॉल हो जाएगा। देखते हैं लर्न करके क्या बताना चाह रहा हूं। ये देखो, ये चला, ये चला, ट्राई चला, यहां पे एक्सेप्शन आई। अब कैच में एक्सेप्शन आ गई, इस बार मैंने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, कुछ किया नहीं, मैंने यहीं पे थ्रो कर दिया एक्सेप्शन, कि भाई जैसे ही आए वैसे ही फैल जाइयो तू, थ्रो कर दियो सीधा। तो इसने थ्रो की, अब नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधा थ्रो की, मतलब थ्रो मतलब अपने से अपने को ही फेंकता है। तो कैच से नीचे के कैच को ढूंढने लगा, क्या कोई कैच है जो मेरे से ऊपर वाले ट्राई ने पकड़ रखा हो, क्योंकि मेरे तो बस की थी नहीं सॉल्व करना, तो मैंने ऊपर फेंक दिया। अब ऊपर वाला पकड़ लेगा कोई, तो देखो यहाँ पे पकड़ लेगा ये बंदा, तो यहाँ पे अब ये दिखा देगा एक्सेप्शन। देखो अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आई थी, ये इसने दिखा दी। क्या बात समझ अब में कोई आ रही है या कोड नहीं आ रही? अब कोई कोड नहीं चलेगा ना, सीधा उसने थ्रो बाहर कर दिया ना वो। करेक्ट। अगर यहाँ पे सीधा थ्रो कर दिया हो इनर वाले ने, तो थ्रो मतलब कैच टू कैच होता है। इस कैच के बाद फिर नीचे का कोई कोड नहीं चलेगा, क्योंकि भाई सीधा ही उसने कह दिया ले भाई कैच, मेरे बस की बात नहीं है, एरर आ गई, लो फेंक रहा हूं मैं। फिर सीधा नीचे कैच वाला ढूंढेगा, अच्छा 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 मैं कैच करने के लिए खड़ा हूं। तो देखो ये 3 बंदे खड़े थे, क्योंकि डिवाइड बाय 0 वाली आई तो इसने कर दिया, कोई दूसरा आता तो ये करता है, आर्गुमेंट वाला आता, और उसके अलावा कोई और आती तो एक्सेप्शन करता कैच। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सर। अब इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, बस इतना ही है, ट्राई कैच और कुछ नहीं है। इसे मतलब कम से कम 2 बार वीडियो देखना, क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दी भी मेरे ख्याल से पढ़ा दिया है। अगर डाउट हो तो ऑन द स्पॉट पूछना है, फिर कल क्लास डाउट की रखेंगे, नेक्स्ट क्लास डेलीगेट्स थोड़ा सा पढ़ा दूंगा और डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक डाउट्स लेके आओ अपने। तनुश्री आप भी रिवाइज करो और अपने आप भी डाउट लेके आना ट्यूसडे को, ठीक है? यस सर, ओके। आपको समझ में आया? आज ये पूरा रिवाइज हो गया आपका? यस सर। ये समझ गए कि थ्रो करेंगे, अगर इनर वाले में थ्रो करेंगे तो बताओ बाहर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? सर अगर इनर यहाँ पे वाले मैंने, मतलब इसके हाँ अंदर। अगर यहाँ पे मैंने इनर इनर ट्राई कैच के अंदर कैच में मैंने थ्रो करवा दी एक्सेप्शन, तो अब ये नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी ट्राई वाली? सर नहीं बोलो। होंगी। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, नहीं होंगी, क्योंकि भाई
इनर वाले ने थ्रो कर दिया ना कि ले भाई मैं फेंक रहा हूँ कैच, कोई दूसरा कैच हो तो संभाल ले, मेरे बस की बात नहीं है। यस यस सर तो नीचे आया कि हाँ भाई हाँ मैं हूँ, ये कह रहा है हाँ हाँ मैं हूँ, ले मैं संभाल लूंगा, तो इसने संभाल लिया। अगर थ्रो नहीं होता, यहीं पे इसने ही संभाल लिया होता तो होता ना, क्योंकि बाहर निकला तो बाहर तो इसको पता ही नहीं चला ना, इसने वहीं पे संभाल लिया तो यस इसको सर पता ही नहीं चला, तो फिर ये एग्जीक्यूट होता। क्लियर है? यस सर अभी किसी और को कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। ठीक है फिर हाँ चलो सर, फिर मेरा प्रैक्टिस एक करो। डाउट है। हेलो हाँ पूछो, हाँ पूछो सर, पूछो। मेरे को ना काफी देर से एक डाउट आ रहा है। जैसे आपने बताया कि कोडर होता है, मतलब कोडर पे डिपेंड करता है ये ना, मतलब ट्राई ठीक है। कैच लगाना, कि जहां आपको लगता है कि इसमें, मतलब आपको डाउट है कि इसमें एरर आ सकती है, ये वाली। हाँ ठीक है। ठीक है। अब सपोज हमें जैसे जिसमें लग रहा है उसमें तो हमने लगा दी, अगर हमसे कोई ऐसा छूट जाता है तो फिर तो हमारी एप्लीकेशन फिर क्रैश होगी। हाँ जब क्रैश होगी तो फिर दोबारा लगाना, तो इसीलिए मोस्टली हर जगह लगा देते हैं। अच्छा, मतलब हर हर एक में ट्राई कर सकते हैं। मतलब हर एक का मतलब है कि जैसे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे मेथड इंडिविजुअल होंगे। एक मेथड दूसरे मेथड के अंदर कॉलर होगा, दूसरा तीसरे के अंदर, तीसरा चौथे के अंदर, चौथा पांचों के अंदर। तो अगर आपने सबसे बाहर वाले में लगा रखी है तो अंदर के सबको तो संभाल ही लेगा ना। जी जैसे जी। मान लो इसके अंदर 4 मेथड होते, इसने मान लो एक मेथड कॉल किया है मेथड 1, इस मेथड 1 के अंदर दूसरा मेथड कॉल हुआ है मेथड 2। तो हम्म। अगर इन्होंने मान लो यहाँ पे तुम भूल भी गए लगाना, सबसे बाहर वाले में लगा लिया है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ भी गई तो बाहर वाला संभाल लेगा ना, एक्सेप्शन जी आ गई तो भाई। बाहर पे आ जाएगा। तो कम से ठीक है कम ठीक। बाहर वाले मेन मेथड पे तो लगा ही देते हैं हम लोग। ओके ओके। हम्म। ठीक है और सर। किसी का कोई सवाल? नो सर, हम ओके चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय सर, गुड सर। नाइट। गुड बाय नाइट बाय, सर। गुड नाइट, गुड नाइट।